नमस्कार, सत श्री अकाल और आनंद हास्यो मेरे सभी कोरियन दोस्तों के लिए मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ अपने एक और नए एक्साइटिंग एपिसोड में। ये कोरिया का 5वां एपिसोड है। अगर आपने इससे पहले के एपिसोड्स नहीं देखे हैं ना तो जाकर देख लीजिए। आज सोल में ना हम बहुत कुछ देखने वाले हैं। यहाँ के महल, इनकी गलियाँ, इनके रास्ते, इनका नेशनल कॉस्ट्यूम, इनका कल्चर और भी बहुत कुछ ऐसा जो आपको सिर्फ और सिर्फ कोरिया में देखने को मिलेगा। सोल इतना सुंदर है, यहाँ देखने के लिए और सबको दिखाने के लिए, ट्राई करने के लिए इतना कुछ है ना कि इस एपिसोड का थोड़ा सा ज़्यादा लंबा होना ना बनता है। तो कल की रात थे हम नामी आइलैंड में। आज सुबह हमने अपना सफ़र शुरू किया नामी आइलैंड से सोल की तरफ ड्राइव करके। और ये जो रास्ता है ना सिर्फ 1 घंटा 15 मिनट का रास्ता है। नामी आइलैंड से सोल जाने के लिए आप बस ले सकते हो, ट्रेन ले सकते हो या फिर टैक्सीज चलती हैं जो आपको लगभग 1 घंटे में ही यहाँ पहुँचा देती हैं। जिन्हें रास्तों से प्यार होता है ना उनकी मंजिलें बिना वक्त ज़ाहिर किए आ जाती हैं। हमारे साथ भी यही हुआ। ये देखिए हम पहुंच गए सोल के अंदर और सामने देखकर आपको थोड़ा सा आइडिया हो गया होगा कि आज हमारा पहला डेस्टिनेशन क्या होने वाला है। जी हाँ, सही समझे हैं आप। आज का हमारा पहला डेस्टिनेशन होने वाला है यहाँ का ये प्राचीन महल जिसका नाम है गोंगबोक्योंग पैलेस। पहुंचते ही हमने सबसे पहले अपनी गाड़ी पार्क की और पार्किंग से निकलते ही हमने देखा बाहर ये भाई साहब बेच रहे थे पाइनएप्पल स्लाइसेस। तो देखने में काफ़ी रिफ्रेशिंग लग रहे थे, इसलिए हमने सोचा लेट्स ट्राई इट। अब लेकिन महल के अंदर एंट्री लेने से पहले ना हमें थोड़ा सा आसपास घूमना था क्योंकि हमने लेना था रेंटल पे इनकी कल्चरल ड्रेस जिसको बोलते हैं हानबॉक। ये इनका ना नेशनल कॉस्ट्यूम है। तो आप किसी देश में जाओ और उनका पहनावा, उनका कल्चर एक्सप्लोर करना, इसमें तो एक अलग ही बात होती है। तो हम घूमते घूमते कुछ आसपास की दुकानों पे हमने प्राइस पता किया और फिर हम पहुंच गए इस दुकान पे। और ये रेंटल शॉप काफ़ी बड़ी थी। इसमें पहले फ्लोर पे फोटोग्राफी बूथ्स वगैरह बने कि आप तैयार हो और अपनी नीचे से फोटो वगैरह क्लिक करा सकते हो। सेकेंड फ्लोर था जिसमें सारे लेडीज़ का कॉस्ट्यूम था और जो थर्ड फ्लोर था वहाँ पे बच्चों का और मेन का था। और ये था हमारा सेक्शन जो है लेडीज़ सेक्शन। लेडीज़ सेक्शन में ना इतनी सारी ड्रेसेस थी, इतनी कलरफुल, हर वैरायटी की, हर साइज़ की और कितने सुंदर सुंदर रंगों में अवेलेबल थी। अच्छा, इसके अलावा ड्रेस के साथ साथ आप एक्सेसरीज़ हो गई, ज्वेलरी हो गई, इनके हेयर बैंड्स हो गए, पर्स हो गया, ये सब भी ये साथ में देते हैं। आप देख सकते हो पीछे। और उसके बाद आपकी पहनने में, सेटअप करने में पूरी हेल्प करते हैं। प्राइस की बात करें तो हमें पर पर्सन के लिए 38,000 वॉन की जो है ड्रेस पड़ी थी। हमने ली थी 2 घंटे के लिए। आप उससे आगे बढ़ाना चाहते हो तो और घंटे भी बढ़ा सकते हो और वो आपको सस्ता पड़ता है। हमने 5 ड्रेसेस ली तो हमें मिल गया अच्छा खासा डिस्काउंट। और हाँ, यहाँ पे ये हानबॉक्स पहन के घूमने का ना एक और बहुत ही खास फ़ायदा है कि जब आप महल में जाते हो ना तो उनकी एक एंट्रेंस फ़ी है जो है 12,000 वॉन पर पर्सन। लेकिन अगर आप हानबॉक पहन के जा रहे हो तो आपको ये एंट्री फ़ी पे करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। इसलिए ये भी एक अनदर बेनिफिट है साथ में। अब यहाँ से तैयार होकर सज संवर कर हम पहुँच गए महल की साइड एंट्री के पास क्योंकि हम जहाँ पे खड़े थे ना वहाँ से जो साइड एंट्री थी ना वो ज़्यादा नियर बाय थी। जब आप महल में जाते हो तो आपको टाइमिंग देख के बहुत ज़रूरी है आना क्योंकि यहाँ पे एक बहुत जो ख़ास चीज़ें यहाँ की हाईलाइट है वो है गार्ड चेंजिंग सेरेमनी जो यहाँ पे 2 टाइम पे होती है दिन में। एक होती है सुबह 10 बजे और दूसरी होती है दिन के 2 बजे। तो अगर आप वो सेरेमनी अटेंड करना चाहते हो, ऑफ कोर्स जब आप यहाँ आ रहे हो तो मुझे लगता है कि दैट्स द बेस्ट थिंग टू डू कि आप वो सेरेमनी ज़रूर देखो जो इसकी हाईलाइट है। ये देखिए इस तरह से सेरेमनी शुरू होती है और ये बेसिकली क्या होता है कि जैसे पुराने टाइम में इनके महलों में जब राजा महाराजा हुआ करते थे तो वो उस टाइम पे किस तरह से अपने जो चौकीदार हैं या महल में आसपास जो काम करने वाले लोग हैं वो उस तरह से गार्ड हैं, सिक्योरिटी है, वो किस तरह से चेंज होती थी। जब वो पूरी रात वाला बैच जाता था या दोपहर वाला बैच जाता था तो सुबह वाला बैच जाता था इस तरह से। क्योंकि 2 बजे ये सेरेमनी स्टार्ट होती है लेकिन यहाँ आने के लिए और पार्किंग से वॉक करके आने में भी आपको लगभग 15-20 मिनट लग जाते हैं। और उसके बाद आपको अगर तैयार होना है हानबॉक वगैरह पहन के तो मिनिमम आपको 1 या 1.5 घंटा पहले आना ज़रूरी है क्योंकि हानबॉक अगर हमने तो क्या किया ना हानबॉक पहना और हेयर डू नहीं किया। टाइम से आ जाने का ना एक फ़ायदा ये है कि आप अच्छा सा स्पॉट ढूंढ के वहाँ पे खड़े हो सकते हो जहाँ से आपको सेरेमनी का पूरा व्यू अच्छे से नज़र आए। असल में ये जो गेट के पास लोग खड़े ना आप देख रहे हो सामने, ये वाला व्यू मुझे लगता है द बेस्ट व्यू है क्योंकि साइड से ना आप फिर उस तरफ का मिस कर जाते हो, या इधर खड़े होइए या फिर इसके ऑपोजिट साइड अच्छा है। इस दिन हम यहाँ पहुँचे थे तो इतना क्राउड नहीं था तो इसलिए आप ये देखिए हमें खड़े होने की जगह मिली है। ऑल्दो ये जगह बहुत बड़े एरिया में बनी है, बहुत ज़्यादा एरिया आपको दिख सकता है, लेकिन जब लोग आगे खड़े हो जाते हैं तो बहुत अच्छी क्लियर पिक्चर आती नहीं है। अम्ब्रेला वगैरह लेके चलिए बिकॉज यहाँ पे ना इस टाइम धूप में खड़े होना मुश्किल हो रहा था। और कैमरा में मैं क्या रिकॉर्ड कर रही थी कई जगह तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था, मुझे क्या दिख ही नहीं रहा था स्क्रीन में, इतनी ज़्यादा धूप थी।
तो इसलिए ना या तो आप 10 बजे की, अगर आप अर्ली मॉर्निंग में देख सकते हो तो 10 बजे वाली तो बेस्ट है क्योंकि इतनी गर्मी नहीं होती है। और अगर आपको डे टाइम वाली ही देखनी है तो प्रिपेयर होके आइए उस तरह से अपना। एक ख़ास बात कि अगर आप टूरिस्ट हो तो भी लैंग्वेज की कोई प्रॉब्लम नहीं है ये सेरेमनी देखने के लिए और समझने के लिए, क्योंकि यहाँ पर 3 मेन भाषाओं में ये कमेंट्री होती है, इंग्लिश, जापानीज़ और कोरियन में। तो मतलब आप जो भी हो रहा है आप उसको काफ़ी कुछ समझ पाओगे। इस सेरेमनी का ना एक और बहुत ख़ास महत्व है क्योंकि ये इन जो रॉयल गार्ड्स हुआ करते थे इनका सिर्फ जो है रॉयल फैमिली को और पैलेस को प्रोटेक्ट करना इनका काम नहीं होता था, बल्कि जब अगर राजा या राजा की फैमिली वहाँ आसपास प्रेजेंट नहीं है, इनके पास सब तरह की चाबियाँ और गेट्स को खोलने की परमिशंस हुआ करती थी, सर्टिफिकेट्स हुआ करते थे, जिसके बिहाफ पे ये पूरी तरह से इस फोर्ट को, इस पैलेस को गार्ड किया करते थे। तो मतलब कि कहने का मतलब कि रॉयल गार्ड्स के पास काफ़ी ज़्यादा पावर हुआ करती थी उस टाइम। मैं काफ़ी देर से सोच रही थी आवाज़ आ कहाँ से रही है। देखिए सामने आप देख सकते हो एक इनका मेन कमांडर बैठा है और ओल्ड टाइम्स में इसी तरह से यहाँ पे कमांडर बैठ के इनको ऑर्डर दिया करता था, जिससे ये जब रॉयल सेरेमनी होती थी तो यहाँ पे मॉनिटर करता था। अलग कलर की यूनिफॉर्म्स का अलग अलग रैंक से रिलेशन हुआ करता था कि जैसे अगर ज़्यादा हाई पोस्ट वाले हैं तो उनकी अगर ब्लू है तो उनसे थोड़े छोटे वालों की ग्रीन या रेड, इस तरह से अलग अलग रैंक्स की ना अलग अलग यूनिफॉर्म हुआ करती थी, जिससे कि भी कौन बाहर वाले गेट पे खड़ा होगा, कौन पैलेस के एकदम नज़दीक वाले गेट पे खड़ा होगा। तो मतलब कि बहुत ही हिस्टोरिकल वैल्यू है इसकी। मैंने देखा यहाँ पे टूरिस्ट बहुत आता है, लेकिन इनके कॉस्ट्यूम्स ना बहुत ही ज़बरदस्त थे, मुझे बहुत पसंद आए। ये इस सेरेमनी का मेन पार्ट है जहाँ ये लोग डॉक्यूमेंट्स और वेपन्स एक्सचेंज कर रहे हैं। इसके बाद अब ये गार्ड्स अपना वापसी की तरफ जा रहे हैं और ये सेरेमनी यहाँ पे ख़त्म हो रही है। ये सेरेमनी का जो अपना टाइम है ना वो लगभग 20 मिनट का है, बाकी जो टाइम था वो प्रिपरेशन में लग गया ऑलमोस्ट 1 घंटा। इसके बाद ये है महल की मेन एंट्रेंस, जहाँ से आप अंदर महल के दूसरे पड़ाव पे जा सकते हो। और अगर आपने हैंडबुक नहीं पहना है तो यही वो जगह है जहाँ आपको पे करना पड़ेगा टिकट प्राइस। यहाँ पे कुछ गार्ड्स सिक्योरिटी चेक वेरी के लिए खड़े हैं, लेकिन ये देखिए जब हम अच्छा यहाँ पे हर गेट का ना एक नाम रखा गया है। पहले एक मेन गेट है, उसके आगे काफ़ी खुला ग्राउंड था जहाँ पे गार्ड चेंजिंग सेरेमनी हो रही थी। उसके बाद ये जो दूसरा गेट है इसके अंदर भी उतना ही बड़ा स्पेस है और साइडों पे इस तरह से चारों तरफ से ये वॉल्स है। इसके अलावा एक और ख़ास बात है जिसका आपको यहाँ आने से पहले ध्यान रखना है, वो ये है कि ये ट्यूसडे के दिन बंद रहता है। ट्यूसडे को कोई पब्लिक हॉलिडे पड़ता है, ओनली उस केस में ये खुला रहेगा, नहीं तो ट्यूसडेज को बंद रहता है, बाकी पूरा हफ्ता खुला है। तो अपनी जो डेज और डेट्स चेक करके आइए, कहीं ये ना हो कि आप यहाँ पहुँचे और ये बंद मिले आपको। इसके अलावा पार्किंग स्पेस यहाँ पे है अवेलेबल, लेकिन कई बार बहुत ज़्यादा रश हो जाता है, तो आउटस्कर्ट्स पे भी आप पार्क कर सकते हो। बाहर ओपन कार पार्क्स भी हैं जहाँ पार्क कर सकते हो, तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम लेके आना ज़रूरी है। बाकी इसके खुलने की टाइमिंग की बात करें तो गर्मियों के टाइम पर ये सुबह 9 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक खुला रहता है। सर्दियों के टाइम पे जब ज़्यादा ठंड हो जाती है नवंबर से लेके फरवरी तक, तो इसकी जो एडमिशन टाइम है वो है सुबह 9 बजे से लेके 4 बजे तक, और लास्ट एडमिशन 4 बजे तक होती है और 5 बजे तक तो ये बंद हो जाता है। ये हम आ गए महल के तीसरे पड़ाव पे। ये वो जगह है जहाँ पे राजा अपनी सभाएं करता था, अपनी प्रजा से मिलता था, उनकी शिकायतें सुना करता था। बीच में जो आप देख रहे हो ये उसका सिंहासन हुआ करता था जहाँ बैठकर वो सबसे मीटिंग वगैरह किया करता था। तो इसके पीछे ये जैसे कि तीसरा पड़ाव है और बिल्कुल सेंटर है इस पूरे महल के एरिया का। इसके पीछे जाकर राजा के रहने का इंतज़ाम हुआ करता था। राजा का पीछे कई तरह के तालाब, पेविलियंस बने हुए थे जहाँ राजा अलग अलग रानियों के साथ अपनी रहा करता था, और उसमें भी काफ़ी टाइट सिक्योरिटी हुआ करती है, हर एक को वहाँ जाने की इजाज़त नहीं हुआ करती थी। इसको नेशनल हिस्टोरिकल एंड फोक म्यूज़ियम ऑफ कोरिया जो है रन कर रहा है या इनको इसकी देख रेख करता है।
इसकी हिस्ट्री के बारे में बात करें ना तो कहा जाता है कि ये बना तो 1300 सदी में है, 1395 में कहीं बना था, लेकिन दोबारा इसमें आग लग गई थी और 1500 कुछ शताब्दी में ये इसका दोबारा उस समय के राजा ने दोबारा निर्माण करवाया था। कोरिया में ना 5 बड़े रॉयल पैलेसेस हैं जो अलग अलग जगह में बने हुए हैं। तो उनमें से ना ये वाला जो था एक बहुत ही ख़ास माना जाता था, क्योंकि इसका दूसरा नाम नॉर्थर्न पैलेस भी कहा जाता था। ये इनके नॉर्थ में सिचुएटेड था, जो कि सोल में पड़ता है। तो उस समय पे क्या होता था कि जो भी नया राजा बनता था, उसकी कॉरोनेशन सेरेमनी या उसका जो राजा बनने की जो सेरेमनी होती थी वो यहाँ पे हुआ करती थी। तो इसलिए इस महल की बहुत ही अधिक खास महत्ता हुआ। जो आपको सामने गेट नज़र आ रहा है ना, इस गेट का खास नाम है, इसको बोलते हैं गंगवामुन गेट, और ये इनका जो मेन पैलेस की एंट्रेंस है ये वो है। तो ये जो गेट है ना, इसकी बहुत आइकॉनिक वैल्यू है। ये 2 स्टोरी का बना हुआ है, 2 मंजिला है, 2 पैविलियन है इसमें। यहाँ पे जो गार्ड्स जो होते हैं, गार्ड्स ऑन ड्यूटी यहाँ पे होते हैं। तो पहला पड़ाव ये होता है जहाँ पे गार्ड्स खड़े होते हैं, और उसके बाद यहाँ पे लाइन में खड़े होते हैं। यहीं से जो है गार्ड चेंजिंग सेरेमनी स्टार्ट होती है। इसके बाद ये जो सामने आप देख रहे हो ना, इसको बोलते हैं होंगन्योमिन गेट। ये नंबर 2 का गेट है, मतलब दूसरे पड़ाव का गेट है। तो ये सब देख के ये देखिए, ये एक और एंट्रेंस है महल में घुसने के लिए, जहाँ से हम आए नहीं थे, हम साइड गेट से आए थे। ये दूसरा गेट है। तो हम जैसे बाहर निकल रहे हैं ना, हमें अब अपने जो हैंड बॉक्स हैं ये रिटर्न करने हैं। लेकिन हाँ, उससे पहले हम लोग यही हैंड बॉक्स पहन के यहाँ पे एक विलेज है वो देखने जाएंगे। ये सामने की तरफ से हमने रेंट किए थे, हम वहीं पे जाके इनको रिटर्न करेंगे। अच्छा, पैलेस के बाहर निकलते ही ना यहाँ पे एक और ये आर्ट एंड कल्चरल म्यूज़ियम है, फोक आर्ट एंड कल्चरल म्यूज़ियम। तो अगर आप म्यूज़ियम वगैरह देखने में इंटरेस्टेड और आपके पास टाइम है तो मुझे लगता है ज़रूर देखना चाहिए। पर हम लोग थोड़ा टाइम कॉन्स्टेंट थे और मैं बहुत ज़्यादा बच्चों के साथ म्यूज़ियम देखने में इतना इंटरेस्टेड हम लोग नहीं थे, तो इसलिए हमने देखा नहीं। बट हाँ, बाहर से आपके लिए कवर ज़रूर किया है कि हाँ, आप इसको अपनी आइटनरी में शामिल कर सकते हो। अब यहीं से महल से बाहर निकलते लगभग 15 मिनट की वॉक करके हम लोग जाएंगे बकचौन विलेज की तरफ। तो हम इसी स्ट्रीट से वॉक करते करते ना, सामने एक बकचौन विलेज है। यहाँ पे एक इनका गांव है जो इन लोगों ने कंजर्व कर रखा है। जैसे पुराने वक्त में इनके गांव हुआ करते थे, या जैसे इन लोगों का इतिहास में जैसे ये लोग रहा करते थे ना, उस तरह के घर आज भी इन लोगों ने कंजर्व कर रखे हैं। तो उसको देखने के लिए भी बहुत दूर दूर से टूरिस्ट आता है। टूरिस्ट ही नहीं, लोकल्स भी बहुत आते हैं देखने के लिए। लगभग 15 मिनट की वॉक करने के बाद हम ये साइड जगह है, एक साइड एंट्रेंस है, वहाँ से हम लोग एंटर कर गए हैं अब विलेज में। ये देखो, यहाँ पे ना घर के नीचे एक बावड़ी बनी हुई है, जैसे पानी की बावड़ी होती है ना, ये स्प्रिंग वाटर के लिए यहाँ पे। देखिए, इसमें है पानी, थोड़ा थोड़ा आ रहा है, बहुत कम है। लेकिन कहा जाता है कि भी पुराने वक्त में ये बावड़ियाँ जो पानी का मेन सोर्स हुआ करती थी, ये लोग इसको बहुत प्रिजर्व करके रखते थे घरों के साथ साथ। अभी भी देखिए, घरों की दीवारें पत्थरों की बनी हुई पुरानी, और रास्ते देखो पत्थर के, वेरी ट्रेडिशनल ढंग से ना जिसे बना रखे हैं। वो कहते हैं ना कि पुराने वक्त में ये जो गलियाँ, ये जो रास्ते हुआ करते थे, ये ना केवल घरों को और रास्तों को जोड़ा करते थे, ये दिलों को भी जोड़ा करते थे। इनके ये जो पत्थर है ना, पुराने पत्थर, पुरानी छतें, पुराने घर, अपने आप में अपना इतिहास बताती हैं। आप इनको देखो ध्यान से तो ये हर घर एक कहानी आपको कह जाता है। देखो, बहुत सुंदर सुंदर लोगों के घर बने हुए हैं, और यहाँ पे अभी भी खास बात ये है कि इन घरों में लोग रह रहे हैं। जो छोटा विलेज नहीं है, बहुत बड़ा है। और यहाँ पे ना काफ़ी स्लांट, मतलब चढ़ाई काफ़ी ज़्यादा है, थोड़ा पहाड़ी सा इलाका है ना यहाँ पे। पहले लोग जैसे कि बाकी सारे एरिया की डेवलपमेंट होगी, ये देखो एंटीक्स की दुकान थी जो कि पुराने टाइम में लोग अपने घरों में बनाते करते थे चीज़ें, वो चीज़ें भी आप ले सकते हो, ख़रीद सकते हो सोवेनियर्स की तरह। ये देखिए, ये घर कुछ एक ऐसे घर हैं जो इन्होंने थोड़े बहुत बीच में मॉडर्नाइज कर दिए, लेकिन उसके गवर्नमेंट ने प्रिजर्व कर दिए। शायद इसीलिए आज हम सब ये देख पा रहे हैं, नहीं तो यहाँ पे हो सकता है आज इनकी जगह ये टूट कर बड़ी बड़ी इमारतें बनी होती और सब वैसा शहरी हो चुका होता। ये एक आर्ट गैलरी है जो कोरिया की ना एक पुरानी किस्म की आर्ट होती है, पेंसिल आर्ट। तो अगर आज भी देखिए इस तरह की कुछ चीज़ें वहाँ आपको देखने को मिलेंगी। आर्टिस्ट वहाँ बैठे हैं, आपको कुछ बनवाना है, अपनी तस्वीर बनवानी है, ये आपको उसी समय बना के दे देंगे। तो ये बहुत ही ज़्यादा मुझे लगता है कि दिलचस्प होता है ये सब देखना।
कई यहाँ पे टी हाउसेस वगैरह, कैफ़ेज़ और टी हाउस वगैरह थे जहाँ से आप पूरा शहर का व्यू ले सकते हो। जैसे ये वाला था, हम गए तो नहीं लेकिन मुझे व्यू काफ़ी पसंद आया है। इस समय काफ़ी धूप थी असल में, लेकिन शाम के वक्त मुझे लगता है कि आप ऐसी चीज़ काफ़ी इंजॉय करोगे कि बैठो थोड़ी देर यहाँ पे व्यू लो और ठंडी ठंडी हवा वगैरह चल रही हो। ये देखिए ये भाई सब अपने घर के अंदर जा रहे हैं। अच्छा, एक ख़ास बात जो मैंने नोटिस की यहाँ के लोगों में ना, जो इस गांव में रहने वाले लोग हैं ना, ख़ास करके वो लोग काफ़ी कंजर्व्ड हैं। वो इतना ज़्यादा घुलते मिलते नहीं हैं, बिकॉज़ यहाँ पे रोज़ टूरिस्ट आ रहा है, रोज़ लोगों से वो मिल रहे हैं, कर रहे हैं और लोग उनके घरों में घुसने की कोशिश करते हैं। तो इसलिए ये इतने कंफर्टेबल नहीं होते बात बूत करने के लिए ना, कंपेयर टू जैसे अगर आप और कहीं जाते हो कोरिया में, तो लोग काफ़ी फ्रेंडली हैं। एक बात तो है, मैंने देखा कि कोरिया के लोग ना बहुत ही स्वीट हैं। मुझे बहुत अच्छे लगे कोरिया के लोग। और हाँ, जब हम इस गांव में घूम रहे थे ना, तो यहाँ पे हर जगह लिख के उन्होंने लगा रखा था कि शोर कम करें। तो और आसपास जो गार्ड्स खड़े थे कई जगह पे, ये बोर्ड्स वगैरह लगा के कि भी शोर मत करो, यहाँ आसपास लोग रहते हैं, कोई सो रहा है या किसी घर में बच्चा है, एल्डरली है, कुछ भी ना हो तो ऐसी जगह पे ना सिर्फ घूमने से ही जो आप इंजॉय करते हो ना, लाइक इसका जो आर्किटेक्चर है पुराना, वो देख के आप इतना इंजॉय करते हो कि मेरा मन नहीं कर रहा था मैं अभी वापस जाऊँ। मुझे ऐसी जगह देखना, किसी भी देश में जाकर उसकी हिस्ट्री को पास से देखना, या उसके लोगों का रहन सहन, उनके घर, और ख़ास करके पुराने वक्त में वो कैसे रहते थे, उनके बारे में बहुत कुछ बताता है। अब देखो, घरों की छतें काफ़ी लो थी, काफ़ी ना लो छत वाले घर हैं यहाँ पे, तो क्योंकि पुराने वक्त में सर्दी से बचने के लोगों के इस तरह के इंतज़ाम हुआ करते थे। अब कई लोगों ने अपने घरों में इस टाइम पे दुकानें खोल रखी हैं, और हाँ, कई लोगों ने यहाँ पे होम स्टेज़ भी बना रखे हैं, जो मुझे बाद में पता लगा कि अगर आप जैसे कि इसको अंदर से फ़ील करना चाहते हो ना, रहना चाहते हो, तो आप कई तरह के होम स्टेज़ भी हैं यहाँ पे जो बुक कर सकते हो, जो विलेज के अंदर ही हैं। अगर आपको और क्लोजली देखना है या घूमना है तो आप ऐसा भी करके पहले से आ सकते हो। हमें तो इसके बारे में पता नहीं था, अदरवाइज़ मुझे ऐसा काम करना, मुझे ऐसी जगह पे रहना बहुत ज़्यादा पसंद है। Seoul City and suburb. So concentrated. Oh yes, yes, yes. Seoul is very crowded. I like Pyeongchang. Very beautiful. Very beautiful. You've been to Pyeongchang? Pyeongchang. Pyeongchang, Sokcho, and So it's an Poicheon. individual trip or package tour? No, I self-drive. Self-drive, no package. In Korea? Yeah, in Korea. Actually, it's not easy to drive by yourself. As a foreigner, you're a foreigner. So I know, it's not easy. I go Thailand also, I drive. I go any other country, I drive. Wow, you're the best driver. No, not me, my husband. You're Yeah. Okay. enjoy your trip. Thank you. Okay, See you. Nice talking to you. मैंने बताया ना, यहाँ के लोग बहुत ही प्यारे हैं। तो इसी तरह से हमने चलते चलते रास्ते में कुछ नए दोस्त बनाए जो हमें ज़िंदगी भर याद। तो जब मैंने उनको बताया कि हम लोग सेल्फ ड्राइव कर रहे हैं नॉर्थ ऑफ साउथ कोरिया से लेके साउथ ऑफ साउथ कोरिया तक, तो उनको ना बहुत ही अचंभा हुआ कि आप कोरिया में ड्राइव कर रहे हो, सेल्फ ड्राइव बीइंग अ फॉरेनर। इट्स नॉट ईजी, आई नो कि बहुत आसान नहीं है, बट बहुत अलग सा है, बहुत ही अलग है, एक्सपीरियंस है अपने आप में। तो हमें बहुत मज़ा आया। ऐसे ही ये गलियाँ घूमते 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 आप मानोगे नहीं कि मुझे 2 घंटे हो गए, लेकिन बिल्कुल पता नहीं लगा कि वक्त कहाँ गया। मतलब इतनी गलियाँ हैं, अभी तो मैंने सारी देखी नहीं, सारी कवर नहीं की। असल में क्या हुआ था ना, मैं रास्ता भूल गई थी कि मैं कहाँ से आई हूँ और कौन सी गली में। मैंने बच्चों को खड़ा किया था कि मैं देख के आ रही हूँ, और करते करते अब मैं वो वाली गली का रास्ता भूल गई हूँ, इसलिए ढूंढते ढूंढते अब पता नहीं कहाँ और उलझता जा रहा है। अच्छा, यहाँ एंटर करने के लिए भी 2-3 एंट्रेंस हैं। हम लोग जो है साइड एंट्रेंस से आए थे, इसलिए मेन एंट्रेंस को ढूंढना तो फिर भी आसान है, लेकिन जब हम साइड एंट्रेंस से आए थे ना, तो वो ढूंढना मुश्किल है। तो अभी ये है, देखिए यहाँ की मेन एंट्रेंस। यहाँ कुछ सोवेनियर शॉप्स वगैरह हैं, अगर आपको सोवेनियर्स वगैरह लेने हैं। इस तरह इन खूबसूरत तस्वीरों को साथ लेकर ना हम चल दिए आगे की तरफ। और देखिए मैंने क्या स्पॉट किया रास्ते में, सिंगापुर का और हमारे भारत का झंडा कोरिया में। मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए अगर आपको भी नज़र आए। अच्छा, सामने देखिए, आपको ये जो बस सी दिख रही है ना, ये ऑटो बस है, नो ड्राइवर, ड्राइवरलेस बस है, रोबोटिक है पूरी की पूरी। ये अपने आप चल रही है और ये पैसेंजर्स के लिए है, पब्लिक बस है एक तरह से। इसीलिए तो कोरिया
कई देशों से बहुत आगे निकल चुका है। कोरिया इज़ ऑलरेडी लिविंग इन 2050। और हम पहुंच गए अपने आज के होटल की लॉबी में। इट इज़ अ सेल्फ चेक इन। हमें यहाँ आईपैड से ओनर के साथ चैट करके कोड्स वगैरह मिल गए हैं टू गो टू द रूम। तो देखिए बहुत ही एडवांस है यार हर जगह। इस होटल में हमें एक बड़ा फैमिली रूम जो है 150 पर नाइट के हिसाब से पड़ा। ये है हमारा आज का स्टे। इट्स अ फैमिली रूम। इधर डबल बेड है। ये इन्होंने हमें सामान दिया है। छोटा सा ड्रेसिंग टेबल है, हेयर ड्रायर है, कप है, केटल, टॉवल्स। ये छोटा सा फ्रिज है, बहुत ही क्यूट है। और इसके बाद ये है छोटा सा बाथरूम। इट्स गुड सिटी के एकदम बीच में है। म्योंगडोंग जो लोकेशन है, यहाँ से देखिए पूरा म्योंगडोंग का ना आपको व्यू नज़र आ रहा है। वो सामने आपको नज़र आ रहा होगा डाइसो। Oh my god! थोड़ी देर आराम करने के बाद ना हम चल पड़े आसपास घूमने के लिए। हम मार्केट के इतने सेंटर में बैठे हैं ना कि आसपास पूरा म्योंगडोंग मार्केट और देखने के लिए इतना कुछ है और टाइम बहुत कम, इसलिए ज़्यादा टाइम नहीं था हमारे पास गंवाने के लिए। तो मेरा गांव। ओह, ये एक मलई फूड रेस्टोरेंट है। यहाँ से हमें खाना मिला है। अच्छा, सिंगापुर मिल गया ना? कैसा मिल गया? सिंगापुर है। तो इस तरफ, लेकिन मैं वेजिटेरियन हूँ तो मुझे यहाँ कुछ नहीं मिला। ये बबल टी की शॉप है, हमने ट्राई की थी, काफ़ी अच्छी है। ये एक ड्रिंक्स की शॉप है जहाँ फ्लेवर्ड मिल्क और मैगी मसाले ये सब मिल रहे हैं। और इधर है वीगन किचन, यहाँ मुझे खाना मिलेगा। लेट्स सी कि मुझे क्या मिलता है। तो पार्किंग है और बहुत ही नैरो पार्किंग है। हाँ जी। मुझे ना इस रेस्टोरेंट का जो मिशन है वो बहुत पसंद आया। देखिए इन्होंने यहाँ लिख के ये लगा रखा है कि इवन लेदर के लिए भी हमें जानवरों की हत्या करने की ज़रूरत नहीं है। ये एक पेड़ होता है, ओक ट्री, जिसका 50 साल के बाद जो इसका बार्क होता है उसको आप प्लांट लेदर बनाने के लिए यूज़ कर सकते हो। और इट्स इको फ्रेंडली और इसमें किसी भी जानवर को हर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। ये जो आदमी खड़ा आप देख रहे हैं ये मालिक हैं इस रेस्टोरेंट के। हमने इनसे बात की, हमें बहुत ही अच्छा लगा। और जो पूरा मिशन है ना इस रेस्टोरेंट के थीम के पीछे वो अमेजिंग है। ये जो आप देख रहे हो ना ये रोबोट है दैट डिलीवर्स द फूड। तो आप जो भी ऑर्डर करोगे ये रोबोट आपके पास लेके आएगा और अपना फूड आप पिक कीजिए और खाली बर्तन जो है खाने के बाद इस पर रख दीजिए तो ये लेके भी चला जाएगा। है ना अमेजिंग। इसके अलावा आप पीछे देखोगे ना कि हर एक टेबल पे आईपैड लगा है। हर टेबल पे आईपैड लगा है। आप आईपैड पे ऑर्डर कर सकते हो, नहीं तो अपने स्मार्टफोन से भी ऑर्डर कर सकते हो। आई फाउंड वेजिटेरियन फूड इन कोरिया। खाने की प्रेफरेंसेस सबकी अलग अलग थी तो हमने सबका अलग अलग जगह से जिसको जो चाहिए था खाना पैक कराया और उसके बाद हम मार्केट घूमने लग गए। अब देखिए यहाँ पे खाने के लिए है बहुत कुछ, लेकिन उसमें से वेजिटेरियन ऑप्शंस ना बहुत कम थी। इसके बाद हमें सामने ये नज़र आ गया कैफ़े दे अस्टी। ये कोई कैफ़े था जहाँ पे बबल टी और कई तरह की कॉफ़ी वगैरह बेच रहे थे। तो वेट हुआ नहीं हमसे, हमने सोचा क्यों ना हम चल के एक बार ट्राई कर लें। यहाँ पे हमने लिए 2 ड्रिंक्स और 2 ड्रिंक्स की कॉस्ट है 8,500, जो कि सस्ता था कंपेयर टू सिंगापुर। जैसे आप कार्ड्स देख रहे हो ना, जब आप यहाँ से कोई ड्रिंक ऑर्डर करते हो तो आपको ये कार्ड दे देते हैं अपनी शॉप का और फिर आप उस कार्ड पे अपना कोई भी मैसेज लिख के इनकी दीवारों पे लगा सकते हो। तो यहाँ पे ना मैंने देखा बहुत सारे मैसेजेस थे कई कस्टमर्स की तरफ से, तो हमने भी लिख के अपना मैसेज, छोटा सा मैसेज वहाँ पे चिपका दिया। कोरिया में ना सब जगह एक चीज़ बहुत कॉमन है, वो है कैफ़े कल्चर। यहाँ पे लोग ना कॉफ़ी के बहुत दीवाने हैं। जहाँ पे भी आप जाओ कॉफ़ी, कैफ़ेज़ और बबल टीज़ बहुत जगह आपको कई तरह की मिल जाएंगी। और इनके कैफ़ेज़ ना बहुत सुंदर सुंदर बने होते हैं। थीम्ड कैफ़ेज़ बहुत हैं यहाँ पे। आप जैसे एक गली में हम घूम रहे हैं ना, एक गली में कोई 10 कैफ़ेज़ नज़र आ जाएंगे आपको।
थोड़े रिफ्रेशिंग ड्रिंक्स वगैरह पीने के बाद हम निकल पड़े आगे की मार्केट एक्सप्लोर करने। अच्छा, जब हम होटल से नीचे की तरफ को आते हैं ना, तो यहाँ पे काफ़ी बड़ी स्ट्रीट मार्केट है जो कि 10 बजे तक खुली होती है, लेकिन इसके सामने अगर हम रोड क्रॉस करके जाते हैं तो वो आ जाती है म्योंगडोंग मार्केट। इस मार्केट का नाम भी म्योंगडोंग मार्केट है, लेकिन उस तरफ जो है वो स्ट्रीट मार्केट, नाइट मार्केट आ जाती है। ये देखिए यहाँ पे कई पब्स, बार, रूफटॉप कैफ़े, काफ़ी कुछ है। मतलब एकदम होटल से नीचे आते ही ना वहीं पे पास में बहुत कुछ है। और ना मैंने एक चीज़ यहाँ पे ख़ास नोटिस की कि हर दुकान ना बहुत ही ब्यूटीफुली डेकोरेट कर रखी है, हर एक की अपनी कलर थीम है। ये जो जगह आप देख रहे हो ना, ये इनका खास फोटोग्राफी पॉइंट है। यानी कि अगर आप इस तरफ आ रहे हो, म्योंगडोंग आ रहे हो, तो मतलब इस जगह पे आके ना ज़रूर लोग अपनी पिक्चर्स वगैरह लेते हैं, बिकॉज़ यहाँ से पीछे काफ़ी अच्छी सीनरी नज़र आ रही है और इनका एक खास आइकॉनिक क्लॉक टावर है जो नज़र आता रहता है आपको। तो मतलब म्योंगडोंग मार्केट, क्लॉक टावर और पीछे की काफ़ी अच्छी सीनरी आती है, तो ये इनका स्पेशल फ़ोटो पॉइंट है। यही एरिया है जहाँ पे इनके कई बड़े बड़े ना पॉपुलर होटल के चेन्स यहीं पे इसी एरिया में है। यहाँ पे एक ये शॉप है टू चिकन, ये काफ़ी पॉपुलर है यहाँ पे। तो इनके स्पेशली कोरियन चिकन वेयर है ना, कोरियन फ्राइड चिकन वेयर काफ़ी अच्छा होता है। तो हम पहुँच गए यहाँ पे ऑर्डर करने के लिए। ये देखिए इनका जो बनाने का स्टाइल है ना वो भी अलग है काफ़ी। अब ध्यान से देखो, हाइजीन वगैरह का कितना ज़्यादा खास ख्याल रखते हैं ये लोग। पीछे मशीनें लगी हुई हैं, हर तरह से उसी में फ्राइंग वगैरह हो रहा है देखो। और कोरियन जो फ्लेवर्स है ना वो भी काफ़ी रिच एंड स्पाइसी हैं, तो हमें बहुत पसंद आया। इसके अलावा देखो यहाँ पे काफ़ी तरह का सी फूड वगैरह है। अगर आपको ट्राई करना चाहते हो, आप सी फूड लवर्स हो, तो आपके लिए तो कोरिया ना वाओ, मज़ा आने वाला है आपको बहुत ज़्यादा। सबके लिए खाना पैक कराने के बाद हम चल दिए अपने रूम की तरफ। थोड़ी देर रेस्ट करेंगे, खाएंगे पिएंगे और उसके बाद शाम को फिर निकलेंगे दूसरे राउंड घूमने के लिए। अब जो है रात के लगभग 9 साढ़े 9 बज गए हैं, तो हम लोग थोड़ा फ्रेश हो गए हैं, तो हम निकल रहे हैं म्योंगडोंग की ये नाइट बाज़ार एक्सप्लोर करने। ये है म्योंगडोंग, द मोस्ट पॉपुलर नाइट मार्केट इन सोल। अगर आप सोल आ रहे हो तो मतलब ये मार्केट तो ज़रूर और ज़रूर आना है। ये देखिए पूरी की पूरी बिल्डिंग पे ना इन्होंने फ्लावर्स लगा रखे हैं, ग्रीनरी को इस तरह से प्रमोट करते हैं। देखो पूरी बिल्डिंग है और इस पे पूरे ये रियल प्लांट्स हैं। और अब हम पहुंच गए हैं सोल की सबसे बड़ी ओलिव यंग की ब्रांच। क्या आपको पता है ओलिव यंग क्या है? ओलिव यंग है कोरियन ब्यूटी प्रोडक्ट्स और कॉस्मेटिक्स की सबसे बड़ी और मशहूर फ्रेंचाइज है। इनकी कई ब्रांचेस हैं, एयरपोर्ट से लेके हर शहर में आपको ओलिव यंग मिलेगा। आप अगर ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बारे में जानते हैं तो आपको पता होगा कि आजकल कोरियन ब्यूटी प्रोडक्ट्स और कॉस्मेटिक्स कितने ज़्यादा पॉपुलर है, स्पेशली टीनेजर्स में। तो हमारी जो 2 टीनेजर्स हैं ना वो तो सुपर एक्साइटेड हैं। मैं आपको बता दूं कि यहाँ क्या क्या मिलता है। यहाँ बेसिकली ये 2 फ्लोर का बना हुआ है और फर्स्ट फ्लोर पे सारा मेकअप का सामान है, सेकंड फ्लोर पे हेयर केयर, स्किन केयर और ब्यूटी फूड्स भी हैं यहाँ पे। अरे ये नया ही कॉन्सेप्ट है यार, ब्यूटी फूड्स मुझे तो आज तक पता नहीं था ब्यूटी फूड्स भी होते हैं, लेकिन हाँ होते हैं ब्यूटी फूड्स, इनके पास अवेलेबल हैं। अगर आप शौकीन हो ना ये सारी चीज़ें लेने के तो यहाँ आना मत भूलिए। सर लाइट अप हुई पड़ी है पूरी मार्केट और इतना कुछ है यहाँ पे। ये देखिए मुझे ये बहुत इम्प्रेसिव लगा कि ये एक ओल्ड लेडी थी। मैं 2 बार म्योंगडोंग आई और दोनों बार वो इस तरह से खड़ी है लोगों को ये अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए कि इसको कुछ मिल नहीं रहा ना, ये पैसे मांग रही है, लेकिन इम्प्रेसिव है बहुत ज़्यादा। आपने देखा होगा कि ये शहर इतना साफ़ सुथरा है ना, उसके पीछे का ये कारण है कि रात के वक्त लोग अपना जितना भी कूड़ा है उसको अलग अलग करके इस तरह से बाहर फेंक देते हैं। आज के इस एपिसोड में म्योंगडोंग को मैं ज़्यादा नहीं दिखाऊंगी, जस्ट छोटी सी झलक, क्योंकि हमने थोड़ा वक्त आज म्योंगडोंग में बिताया। लेकिन अगर आप म्योंगडोंग के बारे में पूरा एपिसोड देखना चाहते हैं तो मेरे सेकंड एपिसोड में इसकी फुल डिटेल्स हैं। ये देखिए ये अंडरग्राउंड मार्केट है, ये भी मैंने उसमें कवर की है। सोल में ये हमारा तीसरा दिन है। आज हम यहाँ इसलिए रुके हैं क्योंकि कल हमें यहाँ से बुसान के लिए ट्रेन पकड़नी है। तो मेरा जो अगला एपिसोड है ना वो होने वाला है ट्रेन टू बुसान। जी हाँ, सही समझ रहे हैं आप, वही ज़ॉम्बी वाली ट्रेन। समझ ही गए होंगे आप कि आने वाला एपिसोड कितना एक्साइटिंग होने वाला है, तो मेरे साथ बने रहिए। और हाँ, मीनवाइल ना सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिए। शुक्रिया, धन्यवाद, खमसामीदा।